बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 103, सेक्शन 51, 52, 53 एंड 53A को। तो आज का हमारा लेक्चर इन्वेस्टिगेशन के मुतल्लिक 5th लेक्चर है और इससे पहले मैंने इन्वेस्टिगेशन के बारे में 4 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग इन्वेस्टिगेशन को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो एक दफ़ा ज़रूर उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा। उन लेक्चर्स के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेक्शन 103 को, क्योंकि सेक्शन 103 में जो कंडीशंस बताए गए हैं वो कंडीशंस आपके सेक्शन 51 पर भी एप्लीकेबल है, सेक्शन 52 पर भी एप्लीकेबल है, सेक्शन 53 पर भी एप्लीकेबल है। तो सेक्शन 103 डील करता है सर्च टू बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस। सेक्शन 103 के तहत पुलिस को डायरेक्शन दी गई है कि पुलिस जब भी किसी जगह को सर्च करना चाहती है तो उस जगह को सर्च करने से पहले पुलिस 2 विटनेसेस को बुलाएगी, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को एज ए विटनेस जो है उनको बुलाएगी। तो सेक्शन 103 सब सेक्शन 1 में बताया गया है, बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर दिस चैप्टर द ऑफिसर और अदर पर्सन अबाउट टू मेक इट शैल कॉल अपॉन 2 or more respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situated to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do। देखें, जब भी हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को ज़रा गौर से पढ़ेंगे तो हमारी बहुत सारी जो क्वेरीज होती है वो क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पर सब सेक्शन 1 में लफ्ज़ शेल का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब यह है कि यह मैंडेटरी है कि पुलिस जब भी किसी जगह की सर्च करना चाहती है तो उस जगह को सर्च करने से पहले वो जगह जिस लोकेलिटी में सिचुएटेड है उसी लोकेलिटी के 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को विटनेस बनाएगी और पुलिस जो है उन विटनेसेस को रिटन ऑर्डर भी दे सकती है। अब ये विटनेसेस जो है ये वो विटनेसेस हैं जिनको पुलिस विटनेस बनाती है और पुलिस इन्हीं विटनेस की मौजूदगी में रिकवरी करती है और इन विटनेसेस को सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस में विटनेस कहा जाता है। तो पुलिस जो है इन्हीं विटनेसेस के स्टेटमेंट को अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी रिकॉर्ड कर लेती है आफ्टर सर्च, यानी कि जब तलाशी ले ली जाती है तो पुलिस इन्हीं विटनेसेस के स्टेटमेंट को अंडर सेक्शन 161 के तहत फिर रिकॉर्ड करती है। तो सब सेक्शन 2 में बताया गया है, द सर्च शैल बी मेड इन देयर प्रेजेंस एंड अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड इन द कोर्स ऑफ सच सर्च and of the places in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by such witnesses। इसका मतलब यह है कि पुलिस इन्हीं विटनेसेस की मौजूदगी में सर्च करेगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लेस की तलाशी लेगी और उस जगह से जो भी आर्टिकल्स पुलिस ने रिकवर किए हैं और वो आर्टिकल जिन जगहों से रिकवर किए गए हैं पुलिस एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेगी, ठीक है। उसमें उन आर्टिकल्स को भी मेंशन किया जाएगा और वो आर्टिकल जिस जगहों से रिकवर किए गए हैं उन जगहों को भी मेंशन कर दिया जाएगा कि फ़लाँ आर्टिकल जो है या फ़लाँ चीज़ जो है ये फ़लाँ जगह से रिकवर कर दी गई है और फिर उसी लिस्ट पर पुलिस उन विटनेसेस के सिग्नेचर ले लेगी। आगे बताया गया है कि बट नो पर्सन विटनेसिंग अ सर्च अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड, शैल बी नो पर्सन witnessing a search under this section shall be required to attend the court as a witness of the search unless specially summoned by it। यानी कि अगर पुलिस ने किसी शख्स को विटनेस नहीं बनाया है लेकिन उस शख्स ने फिर भी उस सर्च को फॉर एग्जांपल अटेंड किया और उसी बंदे के मौजूदगी में पुलिस ने रिकवरी की है, मगर वो शख्स जो है एज अ विटनेस कोर्ट में नहीं जाएगा क्योंकि पुलिस ने उसे विटनेस नहीं बनाया है जब तक के कोर्ट उस शख्स को स्पेशली बुलाए ना। अगर कोर्ट ने उस शख्स को बुलाया तो उसके बाद वो शख्स जो है वो कोर्ट में एज अ विटनेस जा सकता है। अदरवाइज जनरल रूल ये है कि जिस शख्स को पुलिस ने विटनेस बनाया है वो शख्स जो है कोर्ट में जाएगा। अगर किसी शख्स को पुलिस ने विटनेस नहीं बनाया तो वो शख्स जो है वो कोर्ट में नहीं जाएगा जब तक कि कोर्ट उसको बुलाए ना। सेक्शन 103 है ये। अच्छा, सब सेक्शन 3 में बताया गया है ऑक्यूपेंट ऑफ प्लेस सर्च्ड में अटेंड। दरअसल जो बात की गई है ना कि अगर कोई शख्स जो है वो उसको पुलिस ने विटनेस नहीं बनाया,
ठीक है, और उसने जो है उस सर्च को अटेंड किया, ठीक है, यानी कि पुलिस ने उस शख्स की मौजूदगी में भी उस जगह को सर्च किया और उस जगह से जो आर्टिकल्स रिकवर किए हैं उस सिचुएशन में वो शख्स भी मौजूद था, मगर उसके बावजूद वो शख्स जो है वो कोर्ट में नहीं जाएगा। दरअसल ये वो विटनेस होता है जिस जगह को सर्च किया जाता है वो उसी जगह का ऑक्यूपेंट होता है या ऑक्यूपेंट के बिहाफ पर कोई दूसरा शख्स होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऑक्यूपेंट ऑफ प्लेस सर्च्ड में अटेंड, यानी कि जिस जगह को पुलिस सर्च करेगी उस जगह का जो ऑक्यूपेंट है वो भी इस सर्च को अटेंड कर सकता है, यानी कि पुलिस जो है उसको बाहर नहीं निकालेगी, उसको भी पुलिस अलाउ करेगी कि हाँ आप भी इस सर्च को अटेंड कर सकते हैं। द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस सर्च्ड और सम पर्सन इन हिज बिहाफ, फॉर एग्जाम्पल उस जगह का जो ऑक्यूपेंट था वो फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ सर्च मौजूद नहीं है और उसने किसी और शख्स से कहा कि भाई मेरी बिहाफ पर आप जाएं और इस सर्च को अटेंड करें, ठीक है, तो उस शख्स को भी पुलिस जो है वो अलाउ करेगी। In every instance be permitted to attend during the search and a copy of the list prepared under this section signed by the said witness shall be delivered to such occupant। यानी कि पुलिस ने जब सर्च कर लिया है, ठीक है, और पुलिस ने जो लिस्ट प्रिपेयर किए है उस लिस्ट पर विटनेसेस के सिग्नेचर लेने के बाद उसी लिस्ट का एक कॉपी जो है उस ऑक्यूपेंट को डिलीवर कर देगी। और पर्सन एट हिज रिक्वेस्ट, या अगर वो ऑक्यूपेंट फॉर एग्जांपल नहीं है, उसके बिहाफ पर कोई दूसरा शख्स आया था सर्च को अटेंड करने के लिए और अगर उस शख्स ने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि मुझे इस लिस्ट की कॉपी चाहिए, तो पुलिस जो है उस शख्स को मना नहीं करेगी बल्कि उस शख्स को उस लिस्ट की कॉपी डिलीवर कर देगी। सब सेक्शन 4 में बताया गया है व्हेन any person is searched under section 102 subsection 3 a list of all things taken possession of shall be prepared and a copy thereof shall be delivered to such person at his request। फॉर एग्जाम्पल पुलिस ने अंडर सेक्शन 102 सब सेक्शन 3 के तहत किसी शख्स की तलाशी ली है, ठीक है, तो तलाशी लेने के बाद पुलिस एक लिस्ट प्रिपेयर करेगी। उस लिस्ट में पुलिस बताएगी कि मैंने फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर शख्स से यानी कि मिस्टर ए से ये आर्टिकल्स रिकवर किए हैं। तो अगर मिस्टर ए ने पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि मुझे इस लिस्ट की कॉपी चाहिए, तो पुलिस मिस्टर ए को मना नहीं करेगी बल्कि उसको उस लिस्ट की कॉपी डिलीवर कर देगी। सब सेक्शन 5 में बताया गया है एनी पर्सन हु विदाउट रीजनेबल कॉज रिफ्यूजेज, एनी पर्सन, ये दरअसल विटनेसेस के बारे में बताया गया है कि एनी पर्सन हु विदाउट रीजनेबल कॉज रिफ्यूजेज और निग्लेक्ट टू अटेंड एंड विटनेस अ सर्च अंडर दिस सेक्शन व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग डिलीवर्ड और टेंडर्ड टू हिम shall be deemed to have committed an offence under section 187 of the Pakistan Penal Code। अगर पुलिस ने किसी को रिटन ऑर्डर दिया कि हम किसी पर्टिकुलर प्लेस को सर्च करने वाले हैं, आप एज ए विटनेस उस सर्च को अटेंड कीजिएगा, और अगर उस शख्स ने रिफ्यूज़ किया विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, यानी कि किसी वजह के बगैर उसने रिफ्यूज़ किया या उसने निगलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दी पुलिस को और वो नहीं आया, तो ऐसा तस्वुर किया जाएगा कि उस शख्स ने अंडर सेक्शन 187 ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड ऑफेंस कमिट किया है, यानी कि उस शख्स के खिलाफ अंडर सेक्शन 187 ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड कार्रवाई हो सकती है। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, असल में सेक्शन को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि जजमेंट को समझा जाए, क्योंकि जब हम जजमेंट पढ़ते हैं और जब हम उस जजमेंट को समझ जाते हैं तो हमें सेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो इस केस में हुआ ये था कि एक बस में बहुत सारे पैसेंजर्स थे, ठीक है, पुलिस ने उस बस को इंटरसेप्ट किया और ड्यूरिंग सर्च जो है 2 बंदों से मंशियात बरामद हुए। अब मंशियात जब बरामद हुए, पुलिस को चाहिए था कि उस बस में बहुत सारे पैसेंजर्स थे, तो उन पैसेंजर्स में से या ड्राइवर या क्लीनर में से किसी 2 लोगों को विटनेसेस बना लेती, ठीक है, अंडर सेक्शन 103 ऑफ CRPC। मगर पुलिस ने क्या किया, किसी को भी विटनेस नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? दरअसल कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 सेक्शन 25 ने सेक्शन 103 को एक्सक्लूड कर दिया है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नार्कोटिक्स केसेस में सेक्शन 103 ऑफ CRPC उस वक्त एक्सक्लूडेड है जब पुलिस रिकवरी करती है और उस पर्टिकुलर टाइम या उस जगह पर
कोई दूसरा शख्स अवेलेबल नहीं होता जिसको विटनेस बनाया जाए, तब ही नार्कोटिक्स केसेस में सेक्शन 103 को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। बाहर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने उन बहुत सारे पैसेंजर्स में से, ड्राइवर और क्लीनर में से किसी को भी विटनेस नहीं बनाया, लिहाजा प्रोसिक्यूशन के केस में डाउट क्रिएट हुआ और उस डाउट का फायदा जो है वो अक्यूज को चला गया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि द बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द अक्यूज। जब भी प्रोसिक्यूशन के केस में डाउट क्रिएट हो जाता है तो उस डाउट का फायदा दरअसल अक्यूज को चला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उन दो अक्यूज पर्सन को जो है उन दो अक्यूज पर्सन को बरी कर दिया, यानी कि उनको रिलीज कर दिया। इस केस में हुआ यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 मेंबर ऑफ द पब्लिक ऑफ द लोकेलिटी शुड बी मशीर टू द रिकवरी। अभी मैंने आपको बताया कि 2 लोगों को पुलिस जो है वो विटनेस बनाएगी, एज द सेम वाज मैंडेटरी, क्योंकि ये मैंडेटरी है, unless it was shown by the prosecution that in the circumstances of a particular case it was not possible to join 2 mashirs from the public। अगर प्रोसिक्यूशन ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे कोर्ट को लगा कि जिस टाइम पुलिस ने किसी शख्स को या किसी जगह को सर्च की है उस सिचुएशन में या उस सर्कमस्टेंसेस में 2 लोगों को मुशीर बनाना इम्पॉसिबल था, यानी कि नामुमकिन था, तो उस सिचुएशन में फिर जो ऑफिशियल की स्टेटमेंट होगी, जो पुलिस की स्टेटमेंट होगी, उसको कोर्ट एक्सेप्ट करेगी। इफ द स्टेटमेंट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर हैड इंडिकेटेड दैट नो एफर्ट वाज मेड बाय हिम टू सिक्योर टू मशीर फ्रॉम पब्लिक द रिकवरी वुड बी डाउटफुल। अगर पुलिस ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जिसको कोर्ट से लगा कि पुलिस ने कोई एफर्ट्स नहीं किए कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को विटनेस बनाया जाए, तो उस सिचुएशन में पुलिस ने जो भी रिकवरी की होती है वो रिकवरी डाउटफुल हो जाती है और फिर डाउट का जो फायदा है वो अक्यूज को चला जाता है। तो इस केस में दरअसल हाई कोर्ट ने उस अक्यूज को बेल पर रिलीज कर दिया था। अच्छा, नन एसोसिएटिंग प्राइवेट विटनेस फ्रॉम लोकेलिटी इफेक्ट सच रिकवरी कैन नॉट बी बिलीव, यानी कि अगर प्राइवेट विटनेस को एसोसिएट नहीं किया गया जैसे कि सेक्शन 103 में बताया गया है, तो उस सिचुएशन में जो रिकवरी है उस पर कोर्ट आसानी से बिलीव नहीं करती, यानी कि वो डाउटफुल रिकवरी हो जाती है। सेक्शन 51 में बताया गया है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, यानी कि पुलिस जब किसी शख्स को अरेस्ट कर लेती है उस शख्स की तलाशी कैसी ली जाएगी वो हमें बताया गया है सेक्शन 51 ऑफ सीआरपीसी में। Whenever a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for the taking of bail or under a warrant which provide for the taking of bail but the person arrested cannot furnish bail। यहां पर 2 बातें की गई है। अगर पुलिस ने किसी शख्स को वारंट के तहत अरेस्ट किया, ठीक है, और वो वारंट दरअसल नन बेलेबल वारंट है। यहां पर 2 टाइप्स के वारंट होते हैं, एक होता है नन बेलेबल वारंट, एक होता है बेलेबल वारंट। अगर पुलिस ने किसी शख्स को नन बेलेबल वारंट के तहत अरेस्ट किया, ठीक है, या पुलिस ने किसी शख्स को, या पुलिस प्राइवेट, इस यहां पर जो है दोनों पर्सन इंक्लूडेड है। वेन एवर अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर अंडर अ वारंट, यानी कि जब कोर्ट ने पुलिस को वारंट इशू किया कि फलां शख्स को अरेस्ट कर दिया जाए और वो वारंट जो है वो नन बेलेबल वारंट है, यानी कि पुलिस उस शख्स को जमानत पर रिहा नहीं कर सकती, और अंडर अ वारंट, और अगर एक ऐसा वारंट है जो कि बेलेबल वारंट है, यानी कि पुलिस उस वारंट के तहत जो है उस पर्टिकुलर अक्यूज पर्सन को रिलीज कर सकती है, विच प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ बेल बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश बेल। अगर वो बेलेबल वारंट है मगर वो शख्स जो है वो किसी शख्स को जामीन नहीं दे सकता, यानी कि वो श्योरिटी नहीं दे सकता। एंड whenever a person is arrested without warrant or by a private person under a warrant and cannot legally be admitted to bail or is unable to furnish bail, यानी कि अगर पुलिस ने किसी शख्स को विदाउट वारंट अरेस्ट किया, पुलिस कब किसी शख्स को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है वो सेक्शन 54 में बताया गया है, और सेक्शन 54 पर मेरा एक लेक्चर मौजूद है, उस लेक्चर का लिंक भी मैं इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या अगर किसी प्राइवेट शख्स ने किसी शख्स को अंडर वारंट अरेस्ट किया है और वो शख्स को, अगर उस शख्स ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो कि
नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, या वो वारंट जो है उस वारंट के तहत उस शख्स को फॉर एग्जाम्पल बेल पर रिहा नहीं किया जा सकता, या अगर उस शख्स को बेल पर रिहा किया जा सकता है मगर वो शख्स जो है वो श्योरिटी नहीं दे सकता, तो उस सिचुएशन में द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट, यानी कि जिस ऑफिसर ने उस शख्स को अरेस्ट किया, और व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय प्राइवेट पर्सन द ऑफिसर टू हुम ही मेक्स ओवर द पर्सन अरेस्टेड, यानी कि अगर प्राइवेट शख्स ने किसी शख्स को अरेस्ट किया और जिस ऑफिसर को वो जो है वो शख्स जो है हैंड ओवर करेगा, मैं सर्च सच पर्सन एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स, यानी कि वो ऑफिसर जो है उस शख्स की तलाशी लेगा, एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स अदर देन नेसेसरी वेयरिंग अपैरल फाउंडेड अपॉन हिम, यानी कि उसके कपड़ों को छोड़कर, ठीक है, नेसेसरी अपैरल वेयरिंग का मतलब यह है कि उसके कपड़ों को छोड़कर बाकी उससे जो भी रिकवर हो जाए उन तमाम चीज़ों को वो ऑफिसर अपनी कस्टडी में ले लेगा। तो यहाँ पर भी विटनेस का होना ज़रूरी है। केस लॉ, where the recovery witness is not hailing from locality, the requirement of section 51 and 103 not complied with, benefit may go to the accused, यानी कि अगर पुलिस ने फॉर एग्जाम्पल विटनेसेस को बुलाया मगर वो विटनेसेस उस लोकेलिटी से नहीं है, किसी और लोकेलिटी से उसको बुलाया है, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 51 की जो रिक्वायरमेंट है या सेक्शन 103 की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं किया गया, तो उस सिचुएशन में जो प्रोसिक्यूशन के केस में जो डाउट क्रिएट हुआ उस डाउट का फायदा अक्यूज को चला जाएगा, ठीक है। पुलिस इज कंपेटेंट टू मेक सर्च ऑफ द पर्सन ऑफ एन अक्यूज ओनली वंस अंडर सेक्शन 51 CRPC, यानी कि पुलिस अगर किसी शख्स को अरेस्ट करती है, चाहे वो अंडर वारंट करती है या विदाउट वारंट करती है, तो उस शख्स की एक ही दफ़ा तलाशी लेगी, ठीक है। अगर पुलिस ने फॉर एग्जांपल किसी शख्स को अरेस्ट किया और इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस उस शख्स की तलाशी ली, ठीक है, और उस विटनेसेस की मौजूदगी में उस शख्स से फॉर एग्जांपल जो भी आर्टिकल रिकवर हुआ उसका लिस्ट प्रिपेयर कर दिया, बाद में पुलिस ने कहा कि हमने इस शख्स को दोबारा जो है इस शख्स की दोबारा तलाशी ली ताने में, और ताने में इस शख्स से ये पर्टिकुलर चीज़ भी क्या हुई, बरामद हुई, तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली उस रिकवरी पर कोर्ट जो है वो फिर बिलीव नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस जो है एक ही दफ़ा उस शख्स की तलाशी लेगी अंडर सेक्शन 51 ऑफ CRPC। मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन, अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे वो किसी मतलब के मेल अक्यूज पर्सन की तलाशी की बात हो रही थी। सेक्शन 52 में अगर किसी वुमेन की तलाशी ली जाए तो उसकी तलाशी कैसी ली जाएगी, तो सेक्शन 52 में बताया गया है व्हेन एवर इट इज़ नेसेसरी टू कॉज ऑफ वुमेन टू बी सर्च, जब ज़रूरी है कि किसी वुमेन को सर्च किया जाए, किसी वुमेन की तलाशी ली जाए, द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर वुमेन विथ स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, यानी कि एक औरत की तलाशी सिर्फ एक औरत ही ले सकती है, ठीक है। यहाँ पर जो वुमेन पुलिस कांस्टेबल होगी वो उस वुमेन की तलाशी लेगी, ठीक है, मगर उस सिचुएशन में भी उसकी इज्जत का ख्याल रखना पड़ेगा। सेक्शन 53 पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, यहां पर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑफेंसिव वेपन्स का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वो वेपन जिससे फॉर एग्जाम्पल उस शख्स ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। ऑफेंसिव वेपन वो वेपन होता है जिससे कोई ऑफेंस कमिट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पिस्टल के साथ जो है उसको कत्ल किया, ठीक है। पुलिस ने जब मिस्टर ए को अरेस्ट किया तो उस टाइम मिस्टर ए के पास पिस्टल नहीं थी बल्कि उसके पास क्लाशनकोफ था, तो उस सिचुएशन में भी पुलिस जो है उससे उस क्लाशनकोफ को अपनी कस्टडी में लेगी। अब यहाँ पर मिस्टर ए ये नहीं कह सकता कि इस क्लाशनकोफ से तो मैंने मिस्टर बी का मर्डर ही नहीं किया, बाहरकिफ ये एक ऑफेंसिव वेपन है। और यहाँ पर एक दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर वो जो वेपन है वो लाइसेंस है उसका या वो बगैर लाइसेंस का है, दोनों सिचुएशन में पुलिस जो है उस वेपन को अपनी कस्टडी में ले सकती है। तो सेक्शन 53 में बताया गया है द ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड में take from the person arrested any offensive weapon which he has about his person
and shall deliver all weapons so taken to the court or officer before which or whom the officer or person making the arrest is required by this court to produce the person arrested। यानी कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी शख्स को अरेस्ट किया, ठीक है, और उसके पास कोई ऑफेंसिव वेपन मौजूद है, तो पुलिस ऑफिसर जो है उस शख्स से वो वेपन अपनी कस्टडी में ले लेगा। और जैसे कि रिक्वायर्ड है कि उस अक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, तो जब उस अक्यूज पर्सन को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, उसी के साथ ही उसका वेपन जो है वो कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाएगा। अगर किसी प्राइवेट शख्स ने किसी शख्स को अरेस्ट किया और उसके पास जो है वो ऑफेंसिव वेपन है, ठीक है, किसी दूसरे शख्स ने, फॉर एग्जांपल पुलिस वाले नहीं थे, किसी दूसरे शख्स ने अरेस्ट किया और उसके पास जो है वो ऑफेंसिव वेपन मौजूद था, तो उस सिचुएशन में जिस पुलिस ऑफिसर को वो शख्स जो है वो हैंड ओवर करेगा उस शख्स को जिसको अरेस्ट किया गया है, तो पुलिस ऑफिसर जो है उसका जो ऑफेंसिव वेपन है वो अपनी कस्टडी में ले लेगा। और जैसा कि उस शख्स को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा अंडर दिस कोड यानी कि सीआरपीसी के तहत, तो जैसा उस शख्स को पेश किया जाएगा उसी के साथ ही उसके वेपन को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। सेक्शन 53A एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप एक्सेट्रा बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि अगर कोई शख्स जो है उसने रैप कमिट किया है या उसने रैप कमिट करने की कोशिश की है या उसने कोई अननेचुरल ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, या उसने कोई फॉर एग्जांपल सेक्सुअल अब्यूज़ किया है, तो उस सिचुएशन में पुलिस के पास इख्तियार है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकती है। तो सेक्शन 53 में बताया गया है Subsection 1, when a person is arrested on a charge of committing an offense of rape, unnatural offense or sexual abuse or attempt to commit rape, unnatural offense or sexual abuse under section 376 डील करता है punishment for rape, and section 377 unnatural offense and section 377B sexual abuse respectively, and there are reasonable grounds for believing that an examination of the accused person will afford evidence as to the commission of such offense। यानी कि पुलिस को अगर लगता है कि इस accused person का मेडिकल एग्जामिनेशन से हमें एविडेंस मिल सकते हैं कि इस शख्स ने ये रेप या ये अननेचुरल ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया, पुलिस को लगता है कि हमें एविडेंस मिल सकते हैं, तो उस सिचुएशन में इट शैल बी लॉफुल फॉर अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन अ hospital run by the government or by a local authority to make such an examination of the arrested person and use such force as is reasonable necessary for that purpose। तो यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक है, यानी कि सरकारी डॉक्टर जो कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में मुलाजिम हो, उस डॉक्टर को अलाउ किया गया है कि वो उस अक्यूज पर्सन को मेडिकली एग्जामिन कर सकता है और उस अक्यूज पर्सन के खिलाफ रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो मना करता है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं मेडिकली चेकअप होने के लिए तैयार नहीं हूँ या मेरा जो है वो चेकअप ना किया जाए, तो उस सिचुएशन में उस अक्यूज पर्सन के खिलाफ रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब रीजनेबल फोर्स किसे कहते हैं वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस पर। तो यहाँ पर दरअसल सबसेक्शन 2 में बताया गया है द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन अंडर सबसेक्शन 1 शेल विदाउट डिले एग्जामिन सच पर्सन एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर नेमली। जब उस जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो उस शख्स को एग्जामिन कर ले, ठीक है, उसके बाद वो एक रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है, और उस रिपोर्ट में कौन सी बातें लिखना जरूरी है वो आगे बताया गया है। Clause A, name and address of the accused and of the person by whom he was brought, ठीक है, यानी कि उस अक्यूज पर्सन का नाम और उसका एड्रेस और जिस ऑफिसर ने या जिस पुलिस वाले ने उसको लाया है उसका नाम और उसके ताने का एड्रेस, ठीक है, कौन से ताने से लाया गया है इस शख्स को। एज ऑफ द अक्यूज, मार्क ऑफ इंजरी इफ एनी ऑन पर्सन ऑफ द अक्यूज, अगर उसके जिस्म पर या किसी जिस्म के किसी भी हिस्से पर कोई इंजरी का निशान है तो उसको भी उस रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा। अच्छा, क्लॉज डी, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम पर्सन ऑफ द अक्यूज फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, ठीक है, जो मटेरियल उस अक्यूज पर्सन से लिया गया है उसका मुकम्मल डिस्क्रिप्शन भी वो डॉक्टर साहब जो है अपने रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। अदर मटेरियल पर्टिकुलर इन
रीजनेबल डिटेल, अगर मतलब इसके अलावा जो है वो अगर और डिटेल देना चाहता है तो वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो दे सकता है। Subsection 3, the report under subsection 2 shall state precisely the reason for each conclusion arrived at। यानी कि जो डॉक्टर साहब ने जो कंक्लूजन निकाला है हर एक, फॉर एग्जांपल उस रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ इस पर्टिकुलर शख्स ने या इस पर्टिकुलर अक्यूज़ ने रेप कमिट किया है, तो उसके नीचे जो है वो रीज़न भी देगा कि उसने ये कंक्लूजन क्यों निकाला और किन बातों के तहत, यानी कि साइंटिफिक रीज़न देता है डॉक्टर कि इन साइंटिफिक बेसिस पर मैं कहता हूँ या मेरा ये एग्जामिनेशन है कि इस शख्स ने रेप कमिट किया है या इस शख्स ने अननेचुरल ऑफेंस कमिट किया है, तो डॉक्टर साहब जो है वो रीज़न भी देगा। सब सेक्शन 4 में बताया गया है द एग्जैक्ट टाइम, सॉरी ये एग्जैक्ट है, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन अंडर सब सेक्शन 1 शेल आल्सो बी नोटेड इन द रिपोर्ट अंडर सब सेक्शन 2। यानी कि जिस वक्त उसने एग्जामिनेशन शुरू किया और जिस वक्त उसका जो एग्जामिनेशन है वो ख़त्म हो जाए, तो इन दो टाइम्स को भी उसी रिपोर्ट में मेंशन करना ज़रूरी है। The registered medical practitioner shall without delay forward the report to the investigating officer, who shall forward it to the magistrate through public prosecutor, referred to it in section 173 CRPC as part of the report referred to it in that section। यानी कि जैसा ही डॉक्टर साहब जो है वो अपना रिपोर्ट प्रिपेयर कर देगा तो विदाउट एनी डिले वो उस रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे देगा और वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, सॉरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो उसी रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ज़रिए से। यानी कि सबसे पहले वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा। जैसे कि पुलिस जो है वो चालान सबमिट करती है कोर्ट में अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी के तहत। तो आज का हमारा लेक्चर सेक्शन 103, 51, 52, 53, 53A के मुताल्लिक था। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। और अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।